हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, और जो बच्चे यहाँ पे न्यू हैं प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना पाऊँ। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिजनेस का जो होता है उससे जो हमें इनकम मिलता है बेटा उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। राइट, तो प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग सर्विसेज। हम अगर गुड्स को बेचते हैं या हम सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली हमारी कंपनी है तो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वहां से जो अर्न होता है हमारा दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट। राइट, प्रॉफिट हमारा कई पार्ट्स में डिवाइड है तो उसको हम डिस्कस करते हैं बेटा। जैसे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है जो आगे हमें यूज भी करना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये आपका क्या कहलाएगा, और करके आप समझ लें कि ये आपका नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में काम आएगा। अभी 11th में आपका यही फॉर्मूला होगा, 12th में आपको ग्रॉस प्रॉफिट का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी यूज होगा। तो आप दोनों ही फॉर्मूले लिख सकते हैं। और ये कब होता है, जब रेवेन्यू ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। राइट बेटा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। नेक्स्ट है बेटा नेट प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस होता है बेटा, या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। राइट, एक और भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं जिसको मैंने टोटल रेवेन्यू आपको बोला, तो आप समझिए कि टोटल आपका सेल्स, टोटल सेल्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस, इसको हम कहेंगे टोटल सेल्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस। जितनी भी टोटल सेल्स वैल्यू आएगी उससे टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। राइट, बट ये तब होगा जब रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू ज़्यादा होगा। ठीक है ना, अगर हम कहें टोटल रेवेन्यू ग्रेटर दैन टोटल एक्सपेंसेस, अगर ये आपका होता है तो आपका नेट प्रॉफिट होगा। बट अगर इसका रिवर्स में बात करूं, टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल एक्सपेंस या टोटल एक्सपेंस ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू, तो आपका नेट लॉस फाइंड आउट होता है। नेट लॉस यानी टोटल एक्सपेंस में से टोटल रेवेन्यू को आप माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा इसमें। ठीक है, तो नेट लॉस निकल जाएगा। इसी तरह से ग्रॉस लॉस का भी होगा। ग्रॉस लॉस में हमारा क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको मैं दूसरे लैंग्वेज में अगर आपको बोलूं तो ये आप कह सकते हो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नेट सेल्स, माइनस नेट सेल्स, यानी कॉस्ट प्राइस इसमें ज़्यादा होगा और रेवेन्यू आपकी कम होगी। तो ऐसे कंडीशंस में हमारा क्या फाइंड आउट होगा, ग्रॉस लॉस। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका गेन। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, प्रॉफिट गेन, कुछ चीजें सिमिलर लगता है बट उसमें डिफरेंसेस हैं। राइट, तो अब क्या है गेन में, गेन इज द इंक्रीज इट्स ऑनर्स इक्विटी या ऑनर्स कैपिटल। गेन क्या करता है, ऑनर्स की इक्विटी या ऑनर की कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। राइट, जैसे अगर हम कोई एसेट्स अर्निंग फ्रॉम द इरेगुलर या नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। अगर हम एसेट्स की बात करें, एसेट्स हम बेचते हैं तो ये रेगुलर थोड़ी हम बेचते हैं कोई भी एसेट्स। अगर हमारी फिक्स्ड एसेट्स है बेटा तो 10 साल 15 साल या 5 साल 7 सालों के बाद जब वो खराब होता है तब हम उसको सेल करते हैं। तो इरेगुलर बेस पे होता है, क्योंकि हम मान लो कि बिल्डिंग लिया आपने, फर्नीचर लिया, एसी लिया, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि हम हर साल उसको बेचते हैं अगर वो हमारा गुड्स नहीं है तो। राइट, वो हमने बिजनेस को रन करने के लिए लिया है। जब वो खराब होगा या जब वो ऐसा कुछ होगा तब जाके हम उसको
करेंगे, राइट। ये रेगुलर बेस पे नहीं होता, इसलिए हम इसे इरेगुलर या नॉन रेकरिंग नेचर्स का कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका नॉट द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। यह बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं है, क्योंकि हम एसेट्स ला रहे हैं, उसको हम बेच रहे हैं, बेचने के बाद जो हमारा गेन होगा, ये गेन जो होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से तो नहीं होता। हाँ, इसका काम हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यूज करते हैं, बट इसको सेल करके जो हमें इंक्रीज पैसा मिलेगा और गेन होगा, यानी प्रॉफिट होगा एक तरह का समझो, तो वो हमारे लिए क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिजनेस का नहीं होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को अगर हम सेल करते हैं, सपोज करो, ठीक है, तो उससे जो प्रॉफिट होगा दैट इज कॉल्ड द गेन। फिर एग्जांपल ले लेते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी इन्वेस्टमेंट। 2 साल 4 साल 10 साल के बाद अगर हम बेचते हैं और उस टाइम की जो उसकी प्राइस होगी उससे अगर ज़्यादा पे हम बेचते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए गेन हो गया। तो ये आपका गेन कहलाता है। जो नॉन रेकरिंग या इरेगुलर नेचर का जो होता है एसेट्स, उसको अगर हम सेल करके करते हैं, तो अगर हम गुड्स को करते हैं तो वो तो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। गुड्स यानी जिसमें आप डील करते हो, राइट। इसी तरह से हम लॉस की डेफिनेशंस लेते हैं। लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर द पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू। कह रहा है क्या कि जो एक पीरियड में अगर आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रेवेन्यू से, ठीक है, तो उसे हम लॉस कहेंगे। इट डिक्रीज द ऑनर्स इक्विटी या ऑनर्स कैपिटल, या ऑनर्स की कैपिटल या ऑनर्स की इक्विटी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। लॉस इनकर्ड इन द इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी लॉस आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू होता है, ठीक है। लॉस अराइजिंग फ्रॉम द इवेंट्स और नॉन रेकरिंग नेचर। लॉस आपका ब्रॉड नेचर में आप समझो, लॉस को हम दोनों ही नेचर में करेंगे। गुड्स को बेचेंगे और अगर उस पर हमारा कम रेट पे सेल हो रहा है तो भी लॉस हुआ हमारा, राइट। अगर किसी एसेट्स को हम बेचते हैं जो नॉन रेकरिंग नेचर का है, जैसे अभी आपको गेन में बताया मैंने, नॉन रेकरिंग नेचर का है, अगर उसको अगर हम कम पे बेचते हैं तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा, राइट। तो ये आपका लॉस अराइजिंग फ्रॉम इवेंट्स ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर। एग्जांपल ले लेते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैश और गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट, लॉस बाय फायर। ये सब आपके एग्जांपल्स हैं। यानी आपने फिक्स्ड एसेट्स को बेचा लेकिन उससे लॉस हुआ आपका, या फिर आपका कैश या गुड्स चोरी हो गई या खो गया, ठीक है। तो अगर चोरी हो जाती है या जल गया, लॉस बाय फायर, ठीक है, आग लग गई और वो नष्ट हो गया आपका, ठीक है। तो इससे जो लॉस हुआ इस हमारा लॉस कहलाएगा। इसीलिए हम लिखते हैं लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इस तरह का यूज होगा, ठीक है बेटे। तो ये आपका लॉस का डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा परचेजेज। परचेजेज क्या होता है, परचेजेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल फ्रॉम द रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स विच आर ऑल्सो टू बी सोल्ड। यानी गुड्स हमारा जो हम गुड्स को परचेज करते हैं या रॉ मटेरियल परचेज करते हैं रीसेल करने के लिए, राइट, या फिर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यानी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, हाँ, और मैन्युफैक्चरिंग करके उसको हम बाद में सेल करेंगे, ये अगर हमारा व्यू है, मकसद है, तो आपका वो गुड्स क्या कहलाएगा, परचेजेज कहलाएगा बेटा। अब इसका कुछ फॉर्मूला भी आगे आपको यूज करना है, वो मैं आपको बताऊं। टोटल परचेजेज इक्वल टू होता है कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। अब इन दोनों परचेजेज को अगर ऐड करते हो तो उसे हम टोटल परचेज करते हैं। फिर हमारा आ जाता है कि नेट परचेजेज आप कैसे निकालेंगे। तो टोटल परचेजेज में से परचेज रिटर्न, जिसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, अगर ये आप माइनस कर देते हो तो आपका नेट परचेजेज निकल जाएगा। अब मैं एक डायग्राम से आपको बताऊं। मान लो कि ये आपका क्रेडिटर है। क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं, राइट। अगर हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं यानी उधार परचेज करते हैं तो वो हमारे लिए क्रेडिटर्स कहलाता है, राइट। अदरवाइज एक शॉपकीपर की तरह उसको समझ लो। अब इससे अब इस पर्सन से अगर हम कैश में, ये हमारा बिजनेस है, इसमें हम कैश में हम परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट पे हम परचेज कर रहे हैं यानी खरीद रहे हैं इस पर्सन से, तो ये हमारा परचेजेज कहलाएगा बेटा, राइट। क्या कर रहे हैं, गुड्स, ये ध्यान रखेंगे, एसेट्स नहीं, गुड्स, ठीक है। तभी हम परचेजेज वर्ड का यूज करेंगे, सिर्फ गुड्स के लिए और रॉ मटेरियल जो हमारा है
वो अगर रीसेल के लिए हम करते हैं वही हमारा परचेजेज कहलाता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका 15th, परचेज रिटर्न्स और रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया। गुड्स परचेज्ड मे बी रिटर्न टू द सेलर्स फॉर एनी रीजन से दे आर डिफेक्टिव। मान लो कि वो डिफेक्टिव है, आपको गुड्स रिटर्न करना पड़ा, या और भी कई रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप गुड्स को रिटर्न कर दिया आपने। ठीक है, जनरली डिफेक्टिव होता है तभी हम गुड्स रिटर्न करते हैं। अब ऐसे कंडीशंस में यहां से हमारा गुड्स चलेगा और इसको हम रिटर्न कर देंगे। किस वजह से रिटर्न करेंगे? सपोज करो कि ये डिफेक्टिव गुड्स था जिसकी वजह से हमने क्रेडिटर्स को ये रिटर्न कर दिया, तो वो ये क्रेडिटर्स है, बिजनेस इसको रिटर्न कर रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेल्स। गुड्स मे बी परचेज्ड फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चर्ड बाय द इंटरप्राइजेज या फॉर्म कंपनी, इंटरप्राइजेज का मतलब। ठीक है, तो गुड्स अगर आप परचेज करते हो रीसेल करने के लिए या फिर मैन्युफैक्चर करने के लिए इंटरप्राइजेज के थ्रू, तो आप वो आपका क्या कहलाएगा? सेल्स कहलाएगा। व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश, अगर आप कैश में बेचते हो तो वो आपका कैश सेल्स कहलाएगा। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर क्रेडिट में बेचते हो तो क्रेडिट सेल्स कहलाएगा। राइट, तो ये सेल्स का एक फॉर्मूला यूज होता है बेटा, टोटल सेल्स इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, जैसे परचेजेज का था। और अगर हम नेट सेल्स कहते हैं तो टोटल इन दोनों को ऐड करके टोटल सेल्स आया, उसमें से सेल्स रिटर्न्स आप माइनस कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? नेट सेल्स। राइट, अब ये हमारा एक डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा दूं, ये हमारा बिजनेस है बेटा। अब हमने, ये हमारा डेटर है जिसको हम डेटर भी कहते हैं, कस्टमर भी कहते हैं, परचेजर भी कहते हैं। ठीक है बेटा, जो परचेज करेगा परचेजर है, जो परचेज करता है वो कस्टमर ही होता है हमारे लिए। ठीक है, और या फिर डेटर, डेटर तब कहते हैं जब वो क्रेडिट पे अगर हम उसको सेल करते हैं, दैट पर्सन इज द क्रेडिट डेटर। ठीक है, अगर हमने कैश में इसको बेचा या फिर हमने इसको क्रेडिट पे बेचा तो ये पर्सन हमारा परचेजर कहलाएगा या कस्टमर कहलाएगा। लेकिन अगर हमने क्रेडिट पे बेचा, दैट पर्सन इज द डेटर। डेटर वर्ड यूज करेंगे अगर हम उसने क्रेडिट पे सेल करते हैं। ठीक है बच्चे, तो बहुत ही इजी है टर्म्स, बट ये टर्म्स आपका आगे यूज होना है, इसलिए इस टर्म्स को बहुत अच्छे से आपको समझना है। राइट, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड एक ही बात है बेटा, इसी का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड है। गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न्ड बाय द परचेजर फॉर एनी रीजन। गुड्स अगर रिटर्न, जो हमने बेचा था गुड्स, अगर वो परचेजर के थ्रू रिटर्न कर दिया जाता है एनी रीजन, मान लो कि डिफेक्टिव है या कोई और रीजन्स हो सकता है, तो हाँ ऐसे कंडीशंस में अगर वो रिटर्न करता है तो उसे हम सेल्स रिटर्न कहेंगे। ये परचेजर था, अब इस परचेजर ने हमें से गुड्स हमें रिटर्न कर दिया। ठीक है, परचेजर कह लो, डेटर्स कह लो या कस्टमर कह लो। ठीक है विजय, अगर इसके थ्रू गुड्स रिटर्न बिजनेस को कर दिया जाता है तो यह आपका क्या कहलाएगा? सेल्स रिटर्न्स या रिटर्न इनवर्ड। इन का मतलब समझो आप, इनवर्ड, इन का मतलब क्या? आ रहा है, इन माने आना। राइट, तो जो गुड्स आपके पास फॉर्म में आ रहा है उसे हम इनवर्ड कहेंगे। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, आउट का मतलब क्या? आपने परचेज किया था, उसमें डिफेक्ट है तो आप उसको भेज रहे हो, तो आउट हो रहा है आपके पास से, यानी जा रहा है, तो उसको हम आउटवर्ड कहते हैं। तो इनवर्ड और आउटवर्ड में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस वर्ड, पहला जो वर्ड है ना इसका, इससे आपको लर्न रखना है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट से बच्चे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम नेट सेल्स भी कहते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस रेवेन्यू अर्न बाय इंटरप्राइजेज, फर्म और कंपनी, जो मैंने आपको बताया, फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इंटरप्राइजेज को रेवेन्यू जनरेट होता है तो दिस इज कॉल्ड द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। देखो नेम से ही पता लग रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। राइट, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू जो रेवेन्यू जनरेट होता है बिजनेस को, दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर? यह टर्म, द टर्म इज डिफाइंड इन द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यह जो टर्म यूज हो रहा है बेटा,
या कंपनीज एक्ट 2013 में यूज हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंपनीज बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स एट इज नेट सेल्स, यानी सेल्स में से सेल्स रिटर्न को अगर आप माइनस करते हो तो नेट सेल्स कहलाता है, जो अभी हमने पढ़ा आपको बताया आपको। तो वो आपका एक्चुअल नेट सेल्स को ही हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहेंगे, ठीक है। सेल्स ऑफ सर्विसेज फॉर नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज, अगर नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज है तो सेल ऑफ सर्विसेज या सेल ऑफ गुड्स आपका क्या कहलाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इंटरेस्ट अर्न या डिविडेंड रिसीव, फाइनेंशियल अगर इंटरप्राइजेज है, नॉन फाइनेंशियल कौन होते हैं जो, और फाइनेंशियल कौन होते हैं इसको समझना है आपको। फाइनेंशियल का मतलब बैंक या फिर जो भी फाइनेंस में डील करता है बेटा, ठीक है ना, फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज कहलाता है। बैंक आपका एक एग्जांपल हुआ, बैंक हुआ, मुथूट फाइनेंस हुआ, ऐसे कई हैं, ठीक है, इंटरप्राइजेज जिसको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। और जो फाइनेंस में नहीं, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में या डायरेक्ट ही बने बनाए हुए गुड्स को, यानी जो आपका गुड्स है, बना बनाया हुआ गुड्स है, उसी फिनिश गुड्स को वो सेल करने का काम करता है, तो उसको हम नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज करते हैं, ठीक है। यानी अदर या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसको भी हम नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज कहते हैं। तो उसके थ्रू जो आपका रेवेन्यू जनरेट होता है उसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं, राइट। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा गुड्स। गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड, यानी गुड्स क्या है, एक फिजिकल आइटम है, ठीक है, जो बिजनेस का एक फिजिकल आइटम है जो हम परचेज करते हैं सेल करने के लिए, टू बी सोल्ड। हमने परचेज किया और उसको हम क्या करेंगे, बाद में हम इसे सेल करेंगे, दैट इज कॉल्ड द गुड्स, राइट। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मोबाइल डीलर, अगर मोबाइल उसके लिए क्या है, गुड्स है। बिल्डर्स, बिल्डर्स के लिए बिल्डिंग क्या है, गुड्स है। होम एप्लियंसेस का अगर डीलर है तो टीवी, फ्रिज, एसी एक्सेट्रा, ये आप जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो घर में यूज होने वाला वो आपके लिए, उसके लिए क्या है, गुड्स है। क्लियर हो गया। कोई कार डीलर है तो कार उसके लिए गुड्स है, ठीक है। ट्रक डीलर है तो उसके लिए ट्रक, उसके लिए क्या है, गुड्स है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिस चीज में वो डील करता है वो आपका उसके लिए गुड्स कहलाता है, राइट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इन्वेंट्री, जिसको हम स्टॉक और इन्वेंट्री भी कहते हैं। यह आपका बेटा टेंजिबल एसेट्स है और करंट एसेट्स के अंदर आता है, बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में या करंट एसेट्स के अंदर आता है, राइट। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है हर स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री और ओपनिंग स्टॉक या फिर इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री। गुड्स रिमेन ऑन 31 मार्च 2020। सपोज करो कि गुड्स आपका 31 मार्च 2020 को बच गया, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और वही स्टॉक नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ट्रांसफर क्लोजिंग स्टॉक एट 1 अप्रैल 2020, यानी नेक्स्ट डे, ठीक है। लेकिन यह फाइनेंशियल ईयर कौन सा कहलाएगा, यह फाइनेंशियल ईयर 2020-21 कहलाएगा। और यह फाइनेंशियल ईयर कौन सा कहलाएगा, 2019 एंड 20। तो दोनों के फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट हो जाते हैं बेटा, क्योंकि अप्रैल टू मार्च का फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा। तो उस मार्च में अगर आपका गुड्स बच जाता है तो उसे हम क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री कहेंगे। और वही जो स्टॉक है उसको हम 1 अप्रैल को ट्रांसफर करते हैं तो वह आपका क्या कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री, राइट। या आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा यहां पे 2021 जैसे मैंने कर दिया। क्लियर है, ओके। अब देखिए आप इसी स्टॉक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेटा, उसको आप समझ लीजिए। स्टॉक एंड इन्वेंट्री में भी फॉलोइंग काइंड्स, यानी 3 टाइप से इसको डिवाइड किया गया इसमें 3 पार्ट्स में, ठीक है बेटा। स्टॉक या इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, जिसको हम फिनिश गुड्स कहेंगे, यानी गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, बन गया है, गुड्स पूरी तरह से तैयार हो गया था और 31 मार्च को वो हम बेचा नहीं गया है, अभी हमारे पास ही है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ठीक है, फिनिश गुड्स। अब ये भी ओपनिंग और क्लोजिंग होता है सेम टाइप से, जैसे मैंने अभी आपको बताया,
कि 31 मार्च को अगर आपका बच जाता है और नेक्स्ट ईयर यही चीज जाती है, 31 मार्च वाला जो क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, और यही अमाउंट अगर 1 अप्रैल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ओपनिंग स्टॉक। एक बात तीनों ही स्टॉक में आपको ध्यान रखना है, स्टॉक का मतलब ही एक कि वैल्यू एट कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू। नेट रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है बेटा मार्केट वैल्यू, और कॉस्ट प्राइस का मतलब जो हमने जिस पे हमने परचेज किया था, ठीक है। तो उन दोनों में जो लोअर होगा, विच एवर इज लोअर, जो दोनों में कम होगा, उस वैल्यू को ही हम अपने अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि कॉस्ट प्राइस उसकी 10,000 है और ये रिलाइजेबल वैल्यू आपकी 9,000 है, तो हम 9,000 को दिखाएंगे, कॉस्ट प्राइस को नहीं दिखाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में उस टाइम वैल्यू क्या है और आपकी कितने में आपने परचेज किया, उन दोनों में जो कम होगा उसी वैल्यू को हम दिखाते हैं। ये अकाउंट्स का प्रिंसिपल्स कहता है, यानी अकाउंट्स का रूल कहता है, ठीक है। आगे हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में, तो और भी ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स लाइंग अनयूज्ड। आपने रॉ मटेरियल परचेज किया मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए गुड्स, लेकिन वो अनयूज्ड है, अभी तक यूज नहीं हुआ, दिस इज कॉल्ड द स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अब इसमें भी ओपनिंग और क्लोजिंग होगा बेटा, सेम टाइप से। 31 मार्च को बच गया तो वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, और वही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को आपने उसी अमाउंट को दिखा रहे हो आप, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक। इसमें ये पॉइंट भी वैलिड होगा, हाँ, वैलिड एट कॉस्ट प्राइस और नेट रिलाइजेबल वैल्यू, यानी मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस दोनों में जो कम होगा उसी वैल्यू पे हम लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट आपका 3rd आता है बेटा स्टॉक इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। स्टॉक दैट इज प्रोसेस ऑफ बीइंग फिनिश्ड, दैट इज दे आर पार्टली फिनिश्ड गुड्स। स्टॉक हमारा अभी प्रोसेस में था, फिनिश नहीं हुआ है, कुछ पार्ट ही उसका फिनिश हो पाया है, पूरा नहीं कंप्लीट हो पाया है, दिस इज कॉल्ड द वर्क इन प्रोग्रेस। इन्वेंट्री या स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। इट इज वैल्यूड एट अ एग्रीगेट ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, कॉस्ट ऑफ लेबर, अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा। ये जो यूज हुआ, ठीक है ना, जितना आपने परचेज किया, जितने में रॉ मटेरियल किसी से, ठीक है, और जितना लेबर पे खर्च हुआ है 31 मार्च तक, ठीक है, और अदर प्रोडक्शन कॉस्ट जैसे कि पावर, फ्यूल एक्सेट्रा, वो सब कुछ इसमें ऐड होगा बेटा, ठीक है। और वो वैल्यू ही आपका स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा। और इसे अगर 31 मार्च को है तो क्लोजिंग स्टॉक है, और यही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 1 अप्रैल को जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे, ओपनिंग स्टॉक कहेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हो बेटा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें बेटा। कमेंट्स भी दिया करो ताकि मैं मोटिवेट हूँ और भी अच्छी तरह से आपके लिए वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर बेटा।